गुड इवनिंग, बहुत स्वागत है आप लोगों का। गुड आफ्टरनून। और लेट्स क्रैक यूपी एग्जाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अपने इस सीरीज में आज लेकर आए हैं 2020 का जो यूपी पीसीएस मेंस हुआ था उसके पेपर 2 के सेक्शन बी को। जैसा मैंने बताया है कि हर मैंने पेपर 1 में आपको सेक्शन 1 ए बी सी डी के रूप में 4 और 5 सवाल के क्रम में इसको पूरा कराया। इसी प्रकार से ये आज पेपर 2 का सेक्शन बी है। एक संक्षिप्त परिचय के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए किया हुआ है लोक प्रशासन विषय, साथ में दोस्तों में एलएलबी हूं। मुझे 3 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के संदर्भ में। मैंने लोक प्रशासन सब्जेक्ट जो है इसको पढ़ाता हूं मुख्य परीक्षा के लिए, जो आपका वैकल्पिक विषय होता है, साथ में जीएस का पेपर 2। आपको प्लस पर जब आप आते हो अनअकैडमी पर, जब सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको क्या क्या मिलता है उसके बेनिफिट्स में बता देता हूं प्लस के। सबसे पहले आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस। डेली लाइव क्लास के माध्यम से आप अपने टीचर से, एजुकेटर से एंगेज हो सकते हो। जो भी आपके डाउट है उसको दूर कर सकते हैं। पोल के माध्यम से वहाँ पे आंसर प्रोग्राम के एमसीक्यू भी चलाए जाते हैं, उस पर भी आप पार्टिसिपेट आसानी से कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है जिसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि पूरे महीने के शेड्यूल जो है पर्टिकुलर टीचर का क्या है। लाइव टेस्ट और क्विजेस आपको उपलब्ध रहते हैं, इसको आप फ्री में भी यूज कर सकते हो। फ्री में यूज करने के लिए आप PS10 कोड यूज करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाके इसे यूज आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने का, आप उसके माध्यम से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको पर्टिकुलर सेक्शन में, जिस सेक्शन में आप प्लस पे पहुंच जाते हो आप उसको एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेडली। किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। आप अपने मनपसंद शिक्षकों के साथ मोबाइल या लैपटॉप पर किसी भी समय किसी भी जगह अध्ययन कर सकते हो। इस तरीके की सुविधा आपको अनअकैडमी के माध्यम से प्रोवाइड कराई जा रही है। सभी लाइव क्लासेस आपके लिए फ्री है, और अगर आप किसी तरीके से आपकी लाइव क्लास छूट जाती है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में उस क्लास को भी दोबारा देख सकते हो। सभी कक्षाओं के बाद आपको क्लास नोट्स मिलते हैं, और हर चौथी क्लास, 4th क्लास, 3 क्लास के बाद जो चौथी क्लास होती है प्लस पर, उसमें आपको क्या मिलता है, जो चौथी क्लास होती है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है। आपके जो भी डाउट पिछले 3 क्लास के होते हैं वो उस चौथी क्लास में आपके पूरे कराए जाते हैं। अर्थात सिर्फ सिलेबस कवरेज पे जोर नहीं होता है, आपको समझाने और आपका क्लियर डाउट करने का भी अनअकैडमी पूरा ही जोर और प्रयास करती है। फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में क्या अंतर है उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपको फ्री क्लासेस में क्या क्या मिलता है। लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेशनली प्रैक्टिस सेट होते हैं, ओकेशनली पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते हैं, और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशंस होते हैं। तो कुछ समस्याएं हैं फ्री पे, इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लस पर जाइए, और प्लस पे जाने के लिए आप लोग मेरा कोड PS10 यूज करके 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। जैसे आप प्लस से पहुंचते हैं आपको मिलता है कंप्लीट सिलेबस कवरेज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स, और सभी डाउट आपके सॉल्व कराए जाते हैं टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। तो ये सुविधा आपको प्लस पर मिलती है। जो हाल फिलहाल में बैच शुरू हुए हैं उनके बारे में आपको बता दूं। देखिए 9 फरवरी से आपका लेखपाल का बैच, फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार 9 फरवरी से 100 डेज प्रोग्राम शुरू हुआ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, जिसका पेपर 13 जून को, जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप लोग अपनी जो प्रीलिम्स की एक सीट पक्की करने के लिए इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस पर ये बैच उपलब्ध है। आरओ प्रीलिम्स 2021 बैच भी 9 फरवरी शुरू हो चुका है, जिसका पेपर 1 अगस्त को है। तो इसमें भी आप जो है जी जान से लग जाइए। जिनका ऑप्शनल हिस्ट्री है उनके लिए बैच एक शुरू हुआ है 8 फरवरी से, और इसी प्रकार पब एड और जियो के ऑप्शनल वाले भी 26 जनवरी से इनके बैच रन कर रहे हैं। आप उन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत ही कम फीस में आपको जीएस मेंस, ऑप्शनल, प्री सब कुछ मिल रहा है। तो इसके लिए आपको प्लस पे जाना होगा, और प्लस पर जाकर इन क्लासेस का आप जो है इस्तेमाल या प्रयोग कर सकते हैं। देखिए लेखपाल बैच, जो निम्न टीचर हैं आपको दिख रहे हैं, ये टीचर एक टीम के रूप में काम करेंगे, और आपको लेखपाल का जो बैच है उसके लिए जो है गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे। बैच हिंदी में होगा, और इसमें साप्ताहिक क्विज और प्रैक्टिस सेट्स भी लगवाए जाएंगे आपको। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए जो 100 डेज बैच है उसमें जो है ये टीचर की टीम है, जो एजुकेटर्स हैं अनअकैडमी के, ये अचूक बैच है 2021 पीसीएस के लिए। इसको आप ज्वाइन करते हैं तो 100% सफलता जो है आपको मिलनी तय है। हिंदी में बैच उपलब्ध है। ये इंग्लिश मीडियम भी एस्पायर नाम से बैच एक चल रहा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार ऑप्शनल जो है तारिक खान सर टॉप एजुकेटर है अनअकैडमी पर, वो आपको ऑप्शनल जो है 8 फरवरी से शुरू कर चुके हैं। आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो इससे अच्छा बैच आपको नहीं मिल सकता। हिंदी बैच में, हिंदी लैंग्वेज में बैच उपलब्ध है। उत्तर लेखन प्रयास यानी आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए कराया जाएगा। हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस में भी महत्वपूर्ण रोल निभाती है, तो आप लोग इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए जो बैच है वो भी निम्न टीम जो है उपलब्ध करा रही है आपके पास सभी चीजें। तो इस चीज को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करके अपने जो बैच है और अपने जो पर्टिकुलर कोर्स है उसको आप पूरा कर सकते हैं। आरओ के लिए अगर आप टारगेट है आपका, तो जिसका पेपर 1 अगस्त को है।
सभी बैचेस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, उन बैचेस को आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पर सीधे जा सकते हैं और पहले आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधे इस लिंक को टच करेंगे तो आप पर्टिकुलर बैच में चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको सब बैच के लिए अलग अलग फीस देनी है, एक ही फीस में आप जो है सारे बैच ले सकते हो। यानी कि आपको यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी सब्सक्रिप्शन लेना है, उस सब्सक्रिप्शन को जब आप लेते हो तो आपको सारे बैच जो है मिलते हैं। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जब सब्सक्रिप्शन लिस्ट लाती है तो वहां पर इस तरीके से चार्ट खुल के आता है, जिसमें मेरा सजेशन जो है 24 मंथ और 12 मंथ की ओर होता है, क्योंकि इससे कम में ना तो सिलेबस पूरा हो पाएगा ना इससे कम आपको लेना चाहिए। तो 12 महीने की फीस कितनी है? 7,000 रुपए। और PS10 कोड यूज करते हो आप मेरा रेफरल कोड के रूप में यहाँ पर, तो 7,000 रुपए की जो फीस है 2 साल भर वाली, वो कितनी हो जाती? मात्र 6,300 रुपए। इसी प्रकार 8400 रुपए फीस है 12 मंथ की यानी 2 साल की, और यहाँ पे भी आप मेरा PS10 कोड यूज करके इस फीस को 24 मंथ की फीस को कितना कर सकते हो? 7,560 रुपए। तो इतने कम फीस में आपको ऑप्शनल, जीएस, प्रीलिम्स सारी चीजें मिल रही है। आरओ एआरओ पीसीएस प्री लेखपाल सारे बैचेस जो है आपको मिल रहे हैं, और भविष्य में जो भी वैकेंसी आएगी यूपी की उन सभी के बैच यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो उन सब से जुड़ने के लिए आप इस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए PS10 कोड यूज करके। फ्री प्लान अनलॉक करने के लिए भी आप PS10 कोड का यूज कर सकते हैं, या अनअकैडमी पे किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए यूपीएससी यूजीसी नेट कहीं पे भी आप मेरा कोड PS10 यूज कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने जैसे कि शुरुआत की थी सीरीज की, जिसमें हम लोग मेंस के टॉपिक की बात कर रहे थे, इसमें आज हम लोग मेंस पेपर 2B यानी कि पेपर 2 2020 का पेपर 2 जो है पीसीएस का पेपर 2, उसके सेकंड सेक्शन पे यानी बी सेक्शन पे बात करेंगे, यानी अगले 5 सवालों पर। उस पर देखेंगे क्या एक फ्रेम्ड आंसर हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, सरकारी नीतियों के संदर्भ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका का मूल्यांकन करना है आपको। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 8 नंबर का, यानी कि 125 शब्दों में आपको उत्तर देना है, वर्ड। और टाइम कितना मैंने बताया था? 8 से 9 मिनट। जो 8 नंबर वाले सवाल है उसको 8 से 9 मिनट में आप पूरा करेंगे, तभी आप जो है समस्त अपने उत्तरों के साथ जो है एक न्याय कर पाएंगे और संतुलित उत्तर लिख पाएंगे, सारे 20 के 20। पूछा, सरकारी नीतियों के संदर्भ में आईटी यानी सूचना प्रौद्योगिकी भूमिका का मूल्यांकन करने के लिए बोल रहा है। तो मूल्यांकन जैसा मैंने बताया आपको कि हमेशा क्या होता है, सकारात्मक और नकारात्मक होता है, तो दोनों पक्षों पे ध्यान देना होगा हमें। और पहले हमें बताना पड़ेगा प्रस्तावना आपको 20 से 30 शब्दों में खत्म करनी है। इसकी प्रस्तावना में आपको क्या बताना होगा दोस्तों कि आईसीटी यानी सूचना संचार प्रौद्योगिकी सरकारी नीतियों को सार्थक बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में उभरी है, और इसकी सरकारी नीतियों को सार्थक बनाने और आम जन तक पहुंचाने में उन नीतियों को इसका प्रयोग जो है प्रमुख तरीके से अब सरकारी विभागों में किया जा रहा है। आपने एक प्रस्तावना के माध्यम से बता दिया सूचना संचार प्रौद्योगिकी का क्या प्रयोग है। अब उसके बाद क्वेश्चन का जो मुख्य भाग है, पूछ रहा है उसकी भूमिका। पहले तो भूमिका आपको बतानी पड़ेगी क्या क्या है, और फिर उसमें आपको बताना है कि उसके नकारात्मक पक्ष क्या है इसके। तो पहले भूमिका बता दीजिए आप कि योजना के निर्माण, क्या क्या बता सकते हैं? कोई जो प्लानिंग होती है यानी योजनाओं के निर्माण में सहायक, ठीक। जो योजनाएं हैं इनका लेखा परीक्षण करने में सहायक, नीतियों का त्वरित संचालन, जो पहले परंपरागत रूप से बहुत लंबा समय जिन चीजों में लेते थे, अब क्या है, आईटी के माध्यम से जो है तेजी से जो है इनका संचालन नीतियों का किया जा सकता है। त्वरित प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक, आपको आसानी से जो सरकारी नीतियां उनका फीडबैक देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐप और बहुत सारे क्या कहते हैं मूल्यांकन तंत्र जो है उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आप आसानी से किसी भी योजना, किसी परियोजना के बारे में अपना मूल्यांकन वहां पर फीड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको क्या लाभ और क्या हानि हो रही है। इसके साथ साथ क्या फायदा हुआ है सरकारी नीतियों में? पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है, पारदर्शिता, दक्षता और सेवा भाव को बढ़ावा मिला है, भ्रष्टाचार पर रोक लगी है, और कहेंगे तो कार्यकुशलता
कार्यकुशलता किसकी किसकी, कार्यकुशलता किसकी, नीतियों की भी बड़ी है और लोक सेवकों की भी बड़ी है। ठीक है, इस तरीके से पॉजिटिव आप लोगों ने देखा कि आईटी का जो प्रयोग हम सरकारी नीतियों में कर रहे हैं तो ये हमें पॉजिटिव इफेक्ट इसके दिखाई देते हैं। अब नकारात्मक पहलू क्या है इसके, हेडिंग बना दी, बता दिया। सबसे पहले संचार प्रौद्योगिकी की अवसंरचना की कमी, मतलब हमने अपना तो लिया लेकिन अभी तक ग्रामीण स्तर पर या आम लोगों तक न तो अच्छे मोबाइल हैं, न बिजली की कनेक्टिविटी सही तरीके से है, साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो इस संचार या अवसंरचना इसे कहते हैं, तो आईटी की अवसंरचना में हमें कमी देखने को मिल रही है। अशिक्षित, पर्टिकुलर मतलब अशिक्षित का मतलब सिर्फ पढ़े लिखे से नहीं, अशिक्षित मतलब आईटी के प्रयोग में अशिक्षित लोग हैं, वो जो अशिक्षा के कारण क्या है, प्रयोग जो है इसका बाधित हो रहा है। मतलब जिसको लिटरेट मतलब सिर्फ ये पढ़ने लिखने से मतलब, जिसको अगर मान ली लैपटॉप चलाना नहीं आता है या मोबाइल नहीं चलाना, तो इसे आप कह सकते हैं तकनीकी रूप से अशिक्षित लोग भी जो है इसके जो प्रयोग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ग्रामीण स्तर पर बहुत लोग ऐसे हैं जिनको अभी इन चीजों को संचालन करना इनका नहीं आता है। इसके साथ साथ साइबर सुरक्षा, साइबर सुरक्षा मतलब नीतियों पर जो है सेंध लगाने के लिए साइबर अपराधी और साइबर अटैकर्स जो है इन पर प्रयोग करते रहते हैं और इस चीजों पर हमेशा खतरे के रूप में बने रहते हैं। तो ये सब जो है नकारात्मक पहलू है। इसी तरीके से आप करके अपने उत्तर को पूरा कर सकते हैं। निष्कर्ष में आप 20 से 30 शब्दों में लिख सकते हैं कि भाई हालांकि ये नीतियों में कुछ कमियां हैं या फिर जो है इसकी संरचना में कमियां हैं, इनको दूर करके सूचना संचार प्रौद्योगिकी का सरकारी नीतियों सरकारी योजनाओं में एक बेहतर प्रकार से इसका प्रयोग किया जा सकता है, जिससे क्या होगा कि भारत जो है डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ पाएगा और हम जो है एक विकासशील से विकसित देश की ओर बढ़ने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपने करके अपना उत्तर को समाप्त कर दिया। अब पूछ रहा है भारत में मानव संसाधन प्रबंधन के संबंध में विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण कीजिए। यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स यानी HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पूछ रहा है कि विभिन्न पहलू क्या क्या है, उसके बारे में आपसे विश्लेषण की बात कर रहा है कि उनके बारे में आप डिटेल बताइए। क्वेश्चन ये भी 8 नंबर का है और 8 नंबर क्वेश्चन को मैंने जैसा बताया कि आपको करना क्या होता है भाई, वही 125 शब्द में। तो आप सबसे पहले प्रस्तावना में क्या करेंगे, प्रस्तावना में आप बताएंगे HRM क्या होता है, यानी मानव संसाधन प्रबंधन क्या होता है। बताइए कि मानव संसाधन प्रबंधन जो है निर्णय की एक समन्वित श्रृंखला है जो कर्मचारी और नियोक्ताओं के मध्य जो संचालित होती है। कहने का अर्थ है कि मानव संसाधन जो है एक प्रकार का जो कुशलता है मानव में, उसका प्रयोग एज अ संसाधन के रूप में कंपनियां या संस्थाएं करती हैं। तो मानव को एक संसाधन के रूप में माना जाता है इसमें, जैसे अन्य संसाधन होते हैं वित्तीय संसाधन, उसी तरीके से मानव को भी पूंजी मान के या संसाधन मान के उसका प्रयोग संस्थागत विकास या राष्ट्र विकास में इनका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपने बता दिया पहले तो प्रस्तावना में कि मानव संसाधन क्या होता है। अब कह रहा विभिन्न पहलुओं को विश्लेषण कीजिए। तो विभिन्न पहलुओं में पहले आप इनका बता दीजिए उद्देश्य क्या है, मानव संसाधन का उद्देश्य क्या है पहले बताइए, क्या उद्देश्य है भाई, प्रशिक्षित कर्मचारियों को बढ़ावा देना या कर्मचारियों में प्रशिक्षण का बढ़ावा देना। ठीक, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को बढ़ाना। तीसरा मानव संसाधन का क्या उद्देश्य है, सांगठनिक लक्ष्यों की प्राप्ति
और क्या उद्देश्य हो सकते हैं इसके? सेवा प्रदाता के रूप में एक कुशल कर्मचारी का निर्माण। ये प्रमुख उद्देश्य हैं। और भी उद्देश्य हैं, जैसे कि आपको कह सकते हैं, इसमें आप और डाल सकते हैं, क्योंकि विभिन्न पहलुओं में बात करनी तो बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते इसके बारे में, कि कार्मिकों का सर्वोत्तम फल प्राप्त करने के लिए, मतलब जो आपके कार्मिक हैं उनको इस प्रकार से प्रशिक्षित करना कि वो जिस भी संगठन में है उस संगठन को अपना 100% दे सकें और अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उनमें उस प्रकार की कुशलता का भरना। साथ साथ व्यक्तियों और संगठन तथा समाज में परस्पर संबंध बनाने के लिए इनके अंदर जो क्षमताओं का विकास भी करना, ये भी उद्देश्य आपका एचआरएम का है। तो खैर फिलहाल जोड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है, लेकिन समय और शब्द की सीमा का ध्यान हमें रखना है, तो बहुत ज्यादा नहीं लिख सकते। इसके साथ आपने उद्देश्य बता दिया। अब उद्देश्य के साथ साथ आप क्या बताएंगे? इसकी विशेषताएं बताइए। क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती है हमें? यह एक विभागीय उत्तरदायित्व है, विभागीय उत्तरदायित्व होता है, जो क्या करता है? कार्मिक प्रबंधन के अधीन कार्य करता है। कार्मिक प्रबंधन एक डिपार्टमेंट होता है हर जगह, कार्मिक प्रबंधन के अधीन कार्य कर रहा होता है ये। और क्या विशेषता देखने को मिलती है? यह मानव शक्ति के चयन, प्रशिक्षण पर बल देता है। दूसरी क्या विशेषता है इसके अलावा? इसकी कर्मचारियों की क्षमता का विकास करता है। और क्या है इसका संबंध? यह जो है प्रबंध, यानी कि प्रबंध तथा प्रशासन का दर्शन है। ठीक है, तो प्रबंध और प्रशासन का दर्शन माना जाता है मानव संसाधन विकास। ठीक है, तो ये आपने इसकी विशेषताएं बता दी। अब आपने क्या बता दिया कि आगे की राह या निष्कर्ष के रूप में बता सकते हैं कि और आगे क्या होना चाहिए। तो आगे की राह क्या क्या और होना चाहिए? युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना। दूसरा, ग्रामीण रोजगार के अवसर प्रदान शुरू करना। उससे क्या होगा? ग्रामीण में जो मानव संसाधन है वो भी डेवलप कर जाएगा और वहां के लोग भी स्किल्ड हो जाएंगे। साथ साथ अधिक रोजगार का सृजन कर सकते हैं इसके माध्यम से। इस प्रकार से करके आप जो है निष्कर्ष को लिख दीजिए कि देखिए मानव संसाधन जो कार्य है वो एक प्रकार का मानव के अंदर जो मानव है, सामान्य मानव, उसको संसाधन के रूप में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से उस सांगठनिक राहों को आसान बनाता है और व्यक्तिगत क्षमताओं का भी विकास करता है ताकि वो समाज में एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। तो आपने करके इसको निष्कर्ष के रूप में उत्तर को समाप्त कर दिया। ठीक, अगला सवाल है, यह भी 8 नंबर का सवाल है। महामारी के दौरान श्रम प्रवास के परिप्रेक्ष्य में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को गति देने के उद्देश्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों का परीक्षण कीजिए। कुल मिला कहना चाह रहा है कि जो भी लॉकडाउन या महामारी हुई यानी कोविड-19, उसके दौरान उत्तर प्रदेश ने ऐसा क्या क्या किया ताकि, या ऐसा क्या क्या कदम उठाए जिससे बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी जो है उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आकर्षित हो सके। कुल मिला के पॉइंटों वाला आंसर होगा। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन पूछ इतना ही रहा आपसे। तो कुल मिला के आपको पहले बताना है, थोड़ा सा प्रस्तावना में क्या बताना है, कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन जो लगा उसके बारे में आपको बताइए, और उससे क्या हुआ, मजदूर क्या हुए बताइए। मजदूर जो है उत्तर प्रदेश में
वापस आ गए। इस बारे में करके आप 20 से 30 शब्दों में आप इसको पूरा कर दीजिए। ठीक, ज्यादा से ज्यादा 40 शब्द। फिर आपको स्पष्ट रूप से बताना है कि आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकारों के प्रयासों का परीक्षण करना है आपको। मतलब क्या क्या किए, परीक्षण तो मतलब होता है कि क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन कुल मिला के आपको इतना नहीं, क्योंकि अभी तत्काल घटना है तो सीधे भी नेगेटिव इंपैक्ट इसके देखे हैं थोड़े बहुत, तो नेगेटिव इंपैक्ट 1-2 लाइन डालेंगे। मैक्सिमम आपको पॉजिटिव बताने क्या क्या किए। तो आपको बताने क्रमबद्ध तरीके से कि क्या क्या उपाय सरकार ने किए। उपाय हेडिंग बना के आप यहाँ सीधे बना सकते हैं, पॉइंटों में आपको उत्तर देना जैसा मैंने बताया। सबसे पहले बताइए कि श्रम कानून में क्या की गई, ढील दी गई। ढील जो कि 2020 के अधिनियम एक लाया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा श्रम कानून के संदर्भ में, उससे क्या हुआ, श्रम कानूनों में ढील दी गई। कंपनियों को आकर्षित करने के लिए क्या किया गया है, आपने याद होगा कि उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य कार्य है सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानों और व्यक्तियों की सुरक्षा, लेकिन साथ साथ में कंपनियां भी इसकी क्या करते हैं, सहायता ले सकती हैं उचित मूल्य चुकाकर। ठीक, तो ये भी एक है, ध्यान दीजिएगा। इसके साथ साथ क्या हुआ, सिंगल विंडो क्लियरेंस, एकल खिड़की सुविधा जो है वो प्रदान की गई, ताकि विभिन्न जगहों से ना भटककर एक सिंगल विंडो से जो है आसानी से आपको क्लियरेंस मिल चल सके, अलग अलग विभागों की जो स्थापना के लिए, उद्योग स्थापना के लिए आवश्यक होती है। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया, मजबूती पर प्रयास है सरकार की तरफ से। अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा, एक सफल सुखद वातावरण उपलब्ध नहीं होगा उत्तर प्रदेश में, तो निवेश जो है मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ साथ क्या हुआ, विभिन्न देशों के दूतावासों से संपर्क, रोजगार आयोग की स्थापना, इससे क्या होगा, कुशल श्रमिक और कुशल कर्मचारी जो है कंपनियों को मिल पाएंगे। उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना, इनके माध्यम से क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है विभिन्न प्रकार के जो स्टेप उठाए हैं, किस लिए, ताकि मल्टीनेशनल कंपनी उत्तर प्रदेश में आके अपना निवेश कर सके और उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था 2025 तक जो जिसका लक्ष्य स्थापित किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसे पूरा करने में सहायता उपलब्ध करते। इस प्रकार से निष्कर्ष करके आप उत्तर को अपने समाप्त कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला सवाल क्या है, नौवां नंबर सवाल क्या है भाई, एक सेकंड रुकिए। हाँ, भारत की प्रवासी नीति क्या है, वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां। क्वेश्चन सीधा है, स्पष्ट है कि प्रवासी नीति क्या है और वर्तमान में भारतीय प्रवासियों के समक्ष चुनौतियों की बात कर रहा है क्वेश्चन। ठीक है, 8 नंबर का सवाल है, 125 शब्दों में लिखना है आपको, तो ज्यादा मैंने बताया 140 शब्द तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा मत जाइएगा, समय 8 से 9 मिनट। ठीक, सबसे पहले आप बताइए प्रवासी नीति क्या है। प्रस्तावना में उत्तर प्रदेश की प्रवासी नीति के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये भारत की प्रवासी नीति के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए आप कि जो वर्तमान समय में भारत के लिए एक सॉफ्ट पावर के रूप में इसका इस्तेमाल भारत सरकार करती है। भारत सरकार प्रवासियों के माध्यम से प्रवासियों के माध्यम से दूसरे देश में डिप्लोमेटिक हस्तक्षेप यानी कि रणनीतिक हस्तक्षेप जो है माध्यम से कर रही है। इस प्रकार से जो प्रवासी नीति भारत की है वो क्या है, दूसरों देशों में भारत की स्थिति को उत्तम बनाना और उसके माध्यम से प्रवासियों को भी जो एक सम्मान और सुविधा है विदेशों में उपलब्ध कराना, इस प्रकार की नीति के आधार पर भारत चल रहा है। फिर थोड़ा सा बता दीजिए 2 लाइनों में कि प्रवासी क्या होते हैं। प्रवासी वो होते हैं जो दूसरे देशों में अपने मूल स्थान को छोड़ के दूसरे देशों या दूसरे स्थान पर जाकर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के लिए रहने को विवश होते हैं या आवश्यक समझकर वहां पर वास करते हैं। उन लोगों को प्रवासी कहा जाता है, जिनका मूल
या मूल मूल रूप से वो भारतीय हैं लेकिन रहते जो हैं विदेशों में हैं। ऐसे करके आपने प्रवासी के बारे में थोड़ा सा बता दिया। अब सीधे सीधे पूछ रहा चुनौतियां बताइए क्या क्या है भाई। तो आपको बताना है कि चुनौतियां, तो सीधे चुनौतियों पे आ जाते हैं हम लोग। चुनौती में आप बताएंगे सबसे पहले क्या चुनौती है कि पश्चिम एशिया यानी मुख्य रूप से यूएई में जो है बहुत सारे प्रवासी भारतीय रहते हैं। वहां पर क्या है, उनको उचित कार्य पर्यावरण उपलब्ध नहीं होता, कार्य वातावरण उपलब्ध नहीं है। ठीक, ध्यान दीजिएगा इस बात का। वहां पर उचित पर्यावरण या कार्य वातावरण उपलब्ध नहीं है। वहां पर शोषण जो है थोड़ा बहुत देखने को हमें मिलता है इनका। ठीक है, नियोक्ता जो इनको नौकरी पर रखते हैं और श्रमिक जो भारतीय श्रमिक हैं, उनके संबंध जो हैं वो मधुर नहीं है। इसके साथ साथ कार्य दशाएं, नहीं कार्य दशाओं के बारे में बात होगी, नियोक्ता कर्मचारी संबंध बुझ नहीं, स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाती है। उदाहरण के लिए अमेरिका के H1B वीजा बता दीजिए आप। नस्लीय भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। ठीक, नस्ली भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, जिससे अमेरिका में नस्ली दंगे हुए, सिखों के ऊपर काफी आरोप लगे। ठीक, उसके साथ साथ स्थानीय स्तर पर जहां रह रहे होते हैं वहां सम्मान का अभाव होता है। अलगाव की प्रकृति देखने को मिलती है, मतलब लोग वहां के लोकल से घुलते मिलते हैं लेकिन इन लोगों से दूरी बना के रखते हैं। शंका की दृष्टि से देखे जाते हैं। इसके अलावा आर्थिक रूप से, आर्थिक तथा मानसिक प्रताड़ना का इनको सामना करना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याएं जो है हमारे प्रवासियों को जो है इन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की। ठीक, तो इस तरीके से निष्कर्ष लेके आप जो है उसको छोटा मोटा निष्कर्ष बना के उत्तर को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इतना लिखेंगे तो बहुत ज्यादा इसका आपका ऑलरेडी टाइम और शब्द पार हो चुका होगा। अब क्वेश्चन है भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद पर आप टिप्पणी कीजिए। देखिए, आपको बताना है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद क्या है और ये क्यों होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना है। तो बताइए कि प्रस्तावना में आप बता दीजिए 30 से 40 शब्द में, 30 से 40 शब्द लीजिए। यहां पर बताइए कि भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद 2018 से शुरू किया गया था। इसमें भारत के और अमेरिका के रक्षा तथा वित्त मंत्री मिलते हैं और विभिन्न मुद्दों पर अपने मत रखते हैं और विभिन्न समझौतों पर, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हैं। ऐसे करके आपने बता दिया। ठीक है, अब आपको बताना है कि क्या क्या घटनाक्रम हुआ, क्या लाभ है इसका, मतलब क्या क्या हुआ इसके माध्यम से, ये बताना है आपको। तो क्या हुआ इस वार्ता से भारत और अमेरिका में, बताइए कि जो है रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक साझेदारी पर बात होती है, सैन्य साझेदारी पर बात होती है। सिर्फ बात नहीं, कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर भी होते हैं। साझेदारी पर बात, वार्ता लिखिए, वार्ता तथा हस्ताक्षर। ठीक, साथ में राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा, ट्रेड आदि मुद्दों पर
सहमति बनती है, मतलब एक दूसरे के व्यापार जो होता है उसके आधार पर सहमति बनाते हैं इसके माध्यम से। आ गया पॉइंट भाई, एक सेकंड। हाँ, हिंद महासागर, हिंद महासागर में शांति स्थापना का प्रयास अमेरिकी वीजा नीति और वार्ता बीका, ये जो समझौते हैं बीका और कॉम काशा जैसे महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर इसके माध्यम से हुए हैं। 2018, 2019 और 2020 में इसका सफल आयोजन किया जा चुका है। इसके माध्यम से भारत अमेरिका संबंध मजबूत हो रहे हैं। और लाइन में जोड़ सकते हैं, चीन पर जो है दबाव का एक ये माध्यम भी साबित हो रहा है। तो इसके बाद निष्कर्ष के रूप में लिख दीजिए कि 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन जो भारत अमेरिका का है, इसको और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। साथ साथ इसी प्रकार के सम्मेलन भारत को अन्य देशों यथा रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऐसे देशों के साथ भी करने चाहिए, जिससे क्या होगा कि चीन पर हिंद महासागर में जो उसकी कूटनीति रणनीति है चीन की, उसे विफल करने और उसकी जो विस्तारवादी नीति है उस पर रोक लगाने के लिए ऐसी रणनीतिक जो वार्ताएं हैं लगातार भारत की तरफ से की जानी चाहिए विश्व के अन्य देशों के साथ, जिससे चीन जो है दबाव में रहे और अपनी स्थितियों को नियंत्रण पर रखे और अपनी विस्तारवादी नीति को भारत के ऊपर लादने की कोशिश ना करे। तो इस तरीके से करके आप अपने उत्तर को समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इस प्रकार आपने देखा कि हमने क्या किया कि पेपर 1 को पूरा और पेपर 1 और 2 दोनों को डिस्कस कर लिया। फिलहाल इसके पेपर 1 और 2 के सिर्फ 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है। अगले 10 क्वेश्चन को मैं जल्द ही लाऊंगा। फिलहाल इसको इस सीरीज को यहीं पे भी रोकेंगे हम लोग। अब मंडे से आपकी जो है हम लोग की हिस्ट्री की जो क्लास रुक गई थी बीच में, उसकी शुरुआत करेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री की जो हम लोग क्लास रुकी थी 1857 क्रांति के बाद, उसके आगे के कंटेंट को हम लोग पूरा करेंगे मंडे से, यानी 15 फरवरी से। तो आप लोग आ जाइएगा, टाइम यही 1 PM पे होगा। आप लोग और डिटेल प्लस पर आके क्लासेस कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी प्रकार से आंसर राइटिंग प्रोग्राम कराया जा रहा है। प्लस पर जाने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जरूर प्लस पर आइए। इस प्रकार से आंसर राइटिंग प्रोग्राम और इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट वहां पर उपलब्ध है। मेरे द्वारा भी क्लासेस प्लस पर उपलब्ध कराई जा रही है। शाम को 6:15 PM पर पॉलिटी की क्लासेस मैं वहां पर ले रहा हूं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अन्य वहां पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम और ऑप्शनल कोर्सेज भी उपलब्ध हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, उस पर चले जाइए आप लोग। प्लस पर आएंगे तो आपको निश्चित रूप से फायदा ही मिलेगा और अपनी जो पढ़ाई है उसको सही दिशा प्रदान करने में एक सहायता मिलेगी। तो प्लस पर आप लोगों का मैं स्वागत करूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को, और उसके साथ साथ आप जो है सब्सक्रिप्शन लीजिए प्लस का। और प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड PS10 यूज कर सकते हैं, और वहां पे मात्र 7,560 रुपये में 2 साल और 6300 रुपये में साल भर आपको जो है कोर्स का बैच मिल रहा है, जिसमें आप समस्त क्लासेस कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, इसी के साथ इस सीरीज को फिलहाल रोकते हैं, और 2 जो पार्ट है 10 क्वेश्चन में जल्दी ही किसी दिन फरवरी के एंड तक इसको भी उपलब्ध आप लोगों तक कराऊंगा, ताकि पेपर 1 पेपर 2 आप लोगों का पूरा हो जाए। इसको आप करिए क्या कि जो मैंने क्लासेस ली हैं पिछले दिनों इस संदर्भ में, इसको नोट डाउन कीजिए, कुछ अपने पॉइंट भी जोड़िए और एक बेहतर उत्तर बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने यहाँ पे कीवर्ड प्रोवाइड करने की कोशिश की है आप लोगों को, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि आपको एक जो है उत्तर फ्रेम कैसे करना है, कितना और किस चीज पे कितना ध्यान देना है,
कैसे कैसे आप लोगों को लिखना चाहिए, क्या पॉइंट आप यूज कर सकते हो। इसमें आप डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप जहां जहां समझें, और फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल करके अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। कुल मिलाकर समय सीमा का, शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अपने उत्तर को पूरा करने का आप प्रयास कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं आप लोग जल्द अनअकैडमी पर जुड़ेंगे प्लस का सब्सक्रिप्शन के साथ, और मेरा कोड भी यूज करेंगे PS10। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं 1 बजे मंडे को।